Bismillahirrahmanirrahim. The topic of our discussion is microstructure of material and its control. Student, you know very well about the crystal structure. If we go at micro level, at below micro level, there are different type of structure. Electronic structure, the smallest structure, then atomic structure, then crystal structure, and then microstructure. Electronic structure is the structure about electrons, the position of electron in the atom, and what is the composition charge of electron itself. Atomic structure, in atomic structure, we deal with the electrons and nucleus as well. While in crystal structure, we deal with the crystal structure tells us about the arrangement of atoms in the material. While microstructure may be of single crystal or polycrystal, explain about the phases present in the microstructure, grain boundaries, grain porosity, shape of grain, shape and size of the grain, precipitates, and distribution of precipitates. These all things are discussed in microstructure. Microstructure is a macro level of the structure, overall structure of the crystal, including defects also. Microstructure has size of from micro to centimeter scale, nanometer to centimeter scale. Overall, in short, we can say that the overall structure of the crystal, overall structure, including phases, defects, all these things, is called microstructure. Microstructure, if you see the figure given here, the left in the figure left hand side, the microstructure, this is the microstructure of iron, which shows the grains and grain boundaries. So these grain and grain boundaries also include in the microstructure. While on the left hand side, we see the crystal lattice at atomic position in the crystal, the separation between the atoms. So all these things are discussed in crystal structure. स्टूडेंट आप दोनों को इन दोनों का डिफरेंस बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि क्रिस्टल स्ट्रक्चर बिल्कुल बेसिक स्ट्रक्चर है एटम की अरेंजमेंट का, यानी एटम जो है वो क्रिस्टल लेवल पर लैटिस में कि कहाँ कहाँ मौजूद होते हैं और उनके दरमियान सेपरेशन क्या है, सेपरेशन कितना है और उनका साइज, उनका वो ओवरऑल क्रिस्टल लैटिस का साइज क्या बनता है, जो एटम के दो एटम्स के दरमियान जो ये एक एज बनता है और इसी तरह किसी साथ वाले एटम्स के दरमियान एज, इन एजेस के दरमियान एंगल क्या होगा, तो ये सारी चीजें क्रिस्टल स्ट्रक्चर में आएंगी. माइक्रो स्ट्रक्चर में हम क्रिस्टल लेवल, क्रिस्टल लैटिस के लेवल पर नहीं जाते, बल्कि हम ये देखते हैं कि ओवरऑल क्रिस्टल का स्ट्रक्चर, ओवरऑल जो है वो स्ट्रक्चर कैसा है मटेरियल का, और उसमें क्या क्या कितना उसका ग्रेन का साइज है, ग्रेन बाउंड्रीज कैसी हैं, उसमें डिफेक्ट किस किस्म के हैं, जो आपने पीछे लेक्चर में डिस्कस किए हैं डिफेक्ट्स, उन डिफेक्ट, वो सारे डिफेक्ट भी इसी में इंक्लूड होंगे. तो ये सारा कुछ जो है ये माइक्रो स्ट्रक्चर में आता है. तो माइक्रो स्ट्रक्चर और क्रिस्टल स्ट्रक्चर, इसमें आप लोगों को इनको दोनों को डिफरेंशिएट करना, बिल्कुल डिफरेंशिएशन जो है ना वो मुकम्मल तौर पर आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए. तो माइक्रोस्ट्रक्चर ओवरऑल स्ट्रक्चर है मटेरियल का, ओवरऑल जो नैनोमीटर से सेंटीमीटर लेवल तक होता है और जिसमें सारे डिफेक्ट्स और फिर फेजेस वगैरह आते हैं. अगर हम देखें माइक्रोस्ट्रक्चर में, तो माइक्रोस्ट्रक्चर को हम में एक क्रिस्टल, सिंगल क्रिस्टल होता है, एक पॉलीक्रिस्टलाइन मटेरियल होता है. सिंगल क्रिस्टल जो होता है उसमें जो एटम की अरेंजमेंट है वो थ्रू आउट द क्रिस्टल बिल्कुल एक जैसी होगी, कोई दरमियान में ग्रेन्स नहीं बनेंगे, ग्रेन बाउंड्रीज नहीं होंगी, और क्रिस्टल जो है वो
उसको ये थ्रू आउट द मटेरियल सेम होगा। जबकि पॉलीक्रिस्टलाइन मटेरियल जो है उसमें ग्रेन्स होंगे, उसमें क्रिस्टल एक से ज़्यादा होंगे और हर क्रिस्टल की ओरिएंटेशन जो है वो डिफरेंट होगी और हर क्रिस्टल जो ग्रेन होगा उनके दरमियान ग्रेन बाउंड्रीज होंगी। सिंगल क्रिस्टल को ग्रो करना डिफिकल्ट है क्योंकि इसमें इन्वायरमेंट को और बाकी जो फिजिकल पैरामीटर को कंट्रोल में रखना होता है। जबकि पॉलीक्रिस्टल मटेरियल जो है इसको ग्रो करना आसान है कंपैरेटिवली और इसमें पैरामीटर जो है उन पर इतना कंट्रोल जरूरी नहीं है। सिंगल क्रिस्टल इन आइसोट्रॉपिक होता है, यानी इसकी प्रॉपर्टीज हर तरफ से एक जैसी होती है, किसी तरफ से भी हो आप देखें किसी भी डायरेक्शन से। जबकि पॉलीक्रिस्टलाइन मटेरियल जो है ये एनिसोट्रोपिक भी हो सकता है और आइसोट्रोपिक भी हो सकता है। ये इसकी डायरेक्शन के हिसाब से प्रॉपर्टीज में वेरिएशन भी हो सकती है या सिमिलर भी हो सकता है। अगर सिंगल क्रिस्टल को ग्रो करना है तो उसके लिए स्पेशल टेक्निक्स यूज करेंगे, जैसे ये एपिटैक्सी चॉल्स्की टेक्निक है, ये इस तरह की टेक्निक यूज करेंगे। इनकी डिटेल तो यहाँ आपको तो उसका हिस्सा नहीं है, लेकिन आप लोग इसको पढ़ सकते हो लिटरेचर में। पॉलीक्रिस्टलाइन मटेरियल की ग्रो जो है ये कॉमन वे से होती है, आप लोग मेल्टिंग से, केमिकल मेथड से, फिजिकल मेथड से आप लोग इसको किसी भी मेथड से इसको ग्रो कर सकते हैं, तो ये आसान है। अगर आप लोग इस फिगर में देखें तो ये आपको एक सिंगल क्रिस्टल नजर आएगा और यहाँ पर ये इसके ये बल्कि फॉर्म मटेरियल पड़ा हुआ है सिंगल क्रिस्टल। जबकि पॉलीक्रिस्टलाइन मटेरियल जो है ये अगर देखें तो ये फिगर में नजर आ रहा है और ये उसके मतलब ग्रेन्स और फिर ग्रेन बाउंड्रीज दिखाई हुई है, ये दोनों का डिफरेंस है। अब माइक्रोस्ट्रक्चर की अगर आप स्टडी करना चाहते हो तो कौन सी टेक्निक्स यूज करोगे? माइक्रोस्ट्रक्चर की स्टडी के लिए जिन टेक्निक्स को हम यूज करते हैं, माइक्रोस्ट्रक्चर को डिटर्मिन करना और फिर डिटर्मिन करके स्टडी करना, उसको उनमें आता है ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी, एक्सरे डिफ्रैक्शन, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। तो ये 4 टेक्निक हम ये मोस्ट कॉमन पॉपुलर टेक्निक्स है। सिर्फ यही नहीं है टेक्निक्स, पॉपुलर टेक्निक्स की हम बात करते हैं तो वो ये 4 हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप। तो ये फिगर में ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप देखिए, आप लोग स्कूल लेवल पे या कॉलेज लेवल पे ये माइक्रोस्कोप देख चुके हैं और इसको कंपाउंड माइक्रोस्कोप भी कहते हैं। तो इसमें तो सीधी सी बात है, इसमें आप जो भी सैंपल जिसको देखना चाहते हैं उसका माइक्रोस्ट्रक्चर यहाँ रखें और आप लेंसेज की मदद से उसको आसानी से ऑब्जर्व कर सकते हैं। और अगर ये थोड़ी बेहतर है, इसकी जो पावर है, रेजोल्यूशन पावर ज़्यादा है, तो ये आपको उनके फेजेस, मुख्तलिफ फेजेस और ग्रेन दिखा सकती है। अगर आप लोग इसका अंदर का स्ट्रक्चर देखें तो इसमें 2 लेंस होते हैं, एक ऑब्जेक्टिव लेंस और दूसरा ऑक्यूलर लेंस। ऑक्यूलर लेंस या इसे आईपीस भी कहते हैं। आईपीस का अपर्चर बड़ा होता है और इसकी फोकल लेंथ भी ज़्यादा होती है, जबकि अगर हम ऑब्जेक्टिव लेंस की बात करें या ऑब्जेक्टिव की बात करें तो इसका अपर्चर कम होता है, फोकल लेंथ भी कम होती है। ऑब्जेक्टिव लेंस जो है इसकी तरफ हम सैंपल को रखते हैं और जो आईपीस है, ऑक्यूलर लेंस, इसकी तरफ से हम उसको देखते हैं। तो जो एक्चुअल सैंपल हमारा यहाँ पड़ा हुआ है ऑब्जेक्टिव के पास, ऑब्जेक्टिव उसका इमेज बनाएगा विद इन द फोकल लेंथ ऑफ द आईपीस और आईपीस उस इमेज को एक ऑब्जेक्ट के तौर पर लेगा और फिर उसका फाइनल इमेज बनाएगा जो वर्चुअल होगा, बहुत बड़ा होगा, वो ऑब्जेक्टिव के दूसरी तरफ दूर बनाएगा। तो ये आप अगर देखें फाइनल इमेज ये बहुत बड़ा, बट इट इज अ वर्चुअल इमेज। जबकि ऑब्जेक्टिव जो इमेज बना रहा है विद इन द फोकल लेंथ ऑफ आईपीस, दैट इज रियल इमेज। तो ये रियल इमेज आईपीस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करता है और इस तरह फाइनल वर्चुअल इमेज बनता है और ये बहुत बड़ा है। तो इस तरह हम सैंपल है उसका उसके अंदर उसको बहुत ज़्यादा मैग्नीफाई कर सकते हैं, जिससे उसके अंदर फेजेस या फिर ग्रेन्स काफ़ी हद तक क्लियर हो जाते हैं। तो ये अगर आप एक फिगर देखो, इसमें ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप से ये बनाया गया एक माइक्रो फोटोग्राफ है। आप लोग अगर देखें तो ये टिश्यू सेल का फोटोग्राफ है। तो कुछ इस तरह के टिश्यू सेल्स नजर आएंगे ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप से।
सेकंड टेक्निक है एक्सरे डिफ्रैक्शन। एक्सरे डिफ्रैक्शन या XRD। एक्सरे डिफ्रैक्शन की मदद से भी हम फेज की डिटर्मिनेशन करते हैं। एक्सरे डिफ्रैक्शन का जो अच्छी टेक्निक है, इससे ना सिर्फ हम क्वालिटेटिवली हम इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, बल्कि क्वांटिटेटिवली भी, यानी दोनों किस्म की इंफॉर्मेशन, क्वालिटेटिवली और क्वांटिटेटिवली। क्वालिटेटिवली मीन के सैंपल के अंदर कौन कौन से एलिमेंट या कंपाउंड मौजूद हैं, और क्वांटिटेटिवली मीन के उनकी मिकदार क्या है, कितने कितने परसेंट वो सैंपल के अंदर कंपाउंड मौजूद है, यानी कि उनके कौन कौन से कंपाउंड हैं या एलिमेंट्स हैं और उनकी परसेंटेज क्या है, दोनों चीज़ें डिटरमिन करता है ये। तो ये इसमें हमें पीक्स, डिफरेंट पीक्स जो हैं वो उसकी फॉर्म में हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, और हम इन पीक्स की से पीक की पोजीशन से पता चलाते हैं। एक्चुअली ये पीक्स आ रही होती है मुख्तलिफ प्लेन से, जो सैंपल के मुख्तलिफ प्लेन्स हैं वहाँ से पीक आ रही होती है, तो फिर हम इनसे वो प्लेन्स का पता चलता है, इससे एटम की सेपरेशन का पता चल जाता है, लेटिस के साइज का पता चल जाता है, और इसके अंदर कौन कौन से फेजेस, कौन कौन से कंपाउंड एग्जिस्ट करते हैं, कौन कौन सा मटेरियल किसी सैंपल के अंदर एग्जिस्ट करता है, उसकी हम उन कंपाउंड्स को भी डिटरमिन कर लेते हैं, ना सिर्फ क्वालिटेटिवली बल्कि क्वांटिटेटिवली। नेक्स्ट टेक्निक जो है वो स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी है। स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप और स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में थोड़ा डिफरेंस है। ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप में हम आम विजिबल लाइट इस्तेमाल करते हैं, जबकि स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन स्कोप में, माइक्रोस्कोप में हम इलेक्ट्रॉन गन यूज करते हैं। इलेक्ट्रॉन गन की मदद से हम स्कैन करते हैं सैंपल को, सरफेस स्कैनिंग होती है, जो इलेक्ट्रॉन सरफेस पर स्ट्राइक करते हैं और जो इलेक्ट्रॉन जो हैं वो स्कैन होते हैं, यानी सैंपल से टकरा के मुख्तलिफ डायरेक्शन में डाइवर्ट होते हैं, उन दोनों किस्म के इलेक्ट्रॉन को डिटेक्ट किया जाता है, और फिर उनको प्रोसेस के ज़रिए हमें उनसे उनके ये फोटोग्राफ हासिल किए जाते हैं। तो अगर आप लोग इसका मैकेनिज्म, इसकी डायग्राम देखें, कंस्ट्रक्शन, तो आप देखें ये इलेक्ट्रॉन गन है जो ऊपर से आ रही है, ये फोकसिंग लेंस आप समझ लें, ये उसे फोकस करेगा, और यहाँ पर ये दो बड़े लेंसेज दिखाए हुए हैं जिन्हें कंडेंसर लेंसेज कहा गया है। ये कंडेंस करते हैं, जो भी आती हैं इलेक्ट्रॉन बीम आती है उनको कंप्रेस करते हैं, कंडेंस करके फॉल करते हैं सैंपल पर। तो ये दरमियान में स्कैनिंग कॉइल लगी हुई हैं, ये इलेक्ट्रॉन जो जा रहे हैं उनको स्कैन कर रहे हैं, ओवरऑल कितनी इलेक्ट्रॉन जो है वो सैंपल की तरफ जा रहे हैं, और फिर इसके बाद जब इलेक्ट्रॉन फॉल करेंगे सैंपल पर, तो जो रिफ्लेक्टेड होंगे इलेक्ट्रॉन उनको भी डिटेक्ट किया जाएगा, और इनसे फिर फोटोग्राफ हासिल किए जाएंगे कंप्यूटर प्रोसेस के ज़रिए। तो ये इन दोनों टाइप के इलेक्ट्रॉन, जो स्ट्राइकिंग है और जो रिफ्लेक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनकी मदद से हम फोटोग्राफ हासिल करते हैं। चूँकि इलेक्ट्रॉन को जहाँ वेव के तौर पे बिहेव किया जाता है, लिया जाता है, और इनकी वेवलेंथ चूँकि बहुत कम होती है, इसलिए फिर इमेज छोटे से छोटा माइन्यूट लेवल पर ये जो उसका माइक्रोस्ट्रक्चर है, माइक्रोस्ट्रक्चर की रिवीलिंग होती है माइन्यूट लेवल पर, और इसमें ये सारा सिस्टम जो है ये वैक्यूम के अंदर किया जाता है, ताकि बाकी जो एयर पार्टिकल या दूसरी जो चीज़ें हैं वो इसको बिल्कुल अफेक्ट ना करें। इस तरीके से अगर आप लोग देखें तो ये स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की ये फोटोग्राफ नज़र यानी ये स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप नज़र आ रही है, ये इस शेप की होती है, जिसके साथ ये कंप्यूटर अटैचमेंट है, जहाँ पर माइक्रोग्राफ हमें नज़र आते हैं मॉनिटर पर। और ये एक माइक्रोग्राफ जो स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से लिया गया है। इस इमेज में ये वोवन सिल्क का इमेज है, और देखें ये कपड़े का इमेज लिया गया, तो ये कपड़े में किस कदर उसको मैग्नीफाई किया गया, और बिल्कुल क्लियर इमेज हमें इसका नजर आ रहा है। अगर आप लोग नेक्स्ट टेक्निक की तरफ आए तो नेक्स्ट है ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप दोनों में अगर डिफरेंस देखा जाए तो स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इलेक्ट्रॉन को स्कैन करती है सरफेस से,
जबकि ट्रांसमिशन में इलेक्ट्रॉन जो है ना वो सैंपल से ट्रांसमिट हो जाते हैं। इसमें सैंपल हम थिन इस्तेमाल करते हैं, वहाँ आप बल्कि थिक सैंपल इस्तेमाल कर सकते हो स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन, क्योंकि वहाँ इलेक्ट्रॉन सरफेस स्कैन होना होता है, सरफेस मॉर्फोलॉजी देती है। जबकि ये इसमें से सैंपल से ट्रांसमिट होते हैं इलेक्ट्रॉन, और ट्रांसमिशन से इलेक्ट्रॉन उनका इमेज बनता है। तो ये इंटरनल जो स्ट्रक्चर है वो भी हमें उसका बताती है। तो ये इस हवाले से ये उससे कुछ बेहतर टेक्निक है। अगर आप लोग इसमें देखें तो ये फिलामेंट है जहाँ से इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होते हैं, पावर केबल से हीट अप किया जाता है फिलामेंट को और इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस किए जाते हैं। ये बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन पास होती है। ये मैग्नेटिक लेंसेज हैं, उनकी ये सीरीज, एक पैनल लगा हुआ है, वैक्यूम के थ्रू इसमें से जब पास होंगे ये उनको लेंस जो हैं ये कंडेंस करेंगे, कंडेंसर के तौर पे इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर स्पेसिमेन रखा हुआ है सैंपल, ये सैंपल स्टेज है, वहाँ पर सैंपल, और इस सैंपल से टकराने के बाद इलेक्ट्रॉन ट्रांसमिट हो जाते हैं। और ये ट्रांसमिट होकर इलेक्ट्रॉन जो है जब जब बीम निकलती है तो इसको फिर प्रोजेक्शन लेंस से कंसंट्रेट किया जाता है और यहाँ पर इमेजिंग प्लेट डिटेक्टर पर फॉल किया जाता है। यहाँ पर ये यहाँ से इमेज बनता है। तो अगर आप लोग देखें तो इसके 4 बड़े हिस्से हैं। एक इलेक्ट्रॉन सोर्स, इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करने वाला हिस्सा, फिर एक कंडेंस करने वाला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस सिस्टम है, फिर सैंपलिंग होल्डर, सैंपल स्टेज और सैंपल का सिस्टम है, और फिर इमेज सिस्टम है। तो ये 4 जो है सीरीज हैं इन पार्ट्स की जो ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में मौजूद होते हैं। इसके में अगर आप देखें तो ये माइटोकॉन्ड्रिया जो ब्लू नजर आ रहे हैं सेल के अंदर, जो ऑर्गेनेल हैं सेल के, ये हमें ये साफ नजर आ रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया, जो ऑक्सीजन को सेल्स में ऑब्जॉर्ब करते हैं और फिर कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस करते हैं, यानी एनर्जी प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनेल जो है सेल के, वो माइटोकॉन्ड्रिया ये हमें ब्लू कलर में नजर आ रहे हैं सेल के अंदर। और आप देखें सेल बहुत छोटा होता है, उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया उसके ऑर्गेनेल हैं, तो इनका साइज बहुत कम होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से ये बिल्कुल क्लियर नजर आ रहे हैं। ये वही डिफरेंस जो मैंने थोड़ा बताया है, थोड़ा और देख लें इसमें डिफरेंस। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में बीम वही थिन सैंपल होता है और पास होती है, जबकि स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में सरफेस से स्कैन होती है। ये ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ये वही थिन सैंपल के लिए होती है, इसमें सैंपल की थिकनेस हो सकती है, तो सैंपल को एल्यूमिनियम स्टफ पर माउंट किया जाता है। इसमें सैंपल स्टेज जो है वो दरमियान में होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ने ट्रांसमिट होना होता है। ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन टेम से इलेक्ट्रॉन सैंपल सेंटर में तकरीबन होता है, जिससे इलेक्ट्रॉन सैंपल से ट्रांसमिट होकर नीचे जाते हैं और इमेज बनता है। जबकि सेम में स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में वो सैंपल जो बॉटम पे होता है वहां पर ही इलेक्ट्रॉन स्कैन होते हैं। और ये भी एक डिफरेंस है सैंपल स्टेज का। सैंपल स्टेज ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में सेंटर में तकरीबन, और इसमें एंड पे होती है बॉटम पे। इमेज जो है वो फ्लोरोसेंट स्क्रीन पर बनता है, जबकि ये ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में, और जो स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन इसमें मॉनिटर पर नजर आता है। ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में जो इमेज बनता है वो 2 डायमेंशनल होता है, जबकि इसमें ये सरफेस मॉर्फोलॉजी होती है, ये सिर्फ सरफेस का इमेज देता है। इमेज जो है वो 2 डायमेंशनल होता है, ये सिर्फ सरफेस इमेज देता है। तो ये होगा तो ये भी 2 डायमेंशन है दोनों में। मतलब ये है कि इसमें सैंपल जो है वो इसका इंटरनल स्ट्रक्चर जो है वो भी हमें नजर आता है 2 डायमेंशनल सैंपल में, जबकि इसमें सिर्फ सरफेस मॉर्फोलॉजी ही हमें दिखाई देती है। ये कुछ टेक्निक्स हैं, अगर फैक्टर्स हैं जिनकी मदद से हम माइक्रोस्ट्रक्चर को कंट्रोल कर सकते हैं। देखो, माइक्रोस्ट्रक्चर की चेंज से मटेरियल की प्रॉपर्टीज में चेंज आएगी, और अगर मटेरियल की प्रॉपर्टीज हम अपनी रिक्वायर्ड प्रॉपर्टीज लेना चाहते हैं तो हमें फिर कुछ ऐसा काम करना चाहिए, हमें कुछ ऐसे हमारे पास फैक्टर्स, कुछ ऐसे पैरामीटर्स होना चाहिए कि हम माइक्रोस्ट्रक्चर को कंट्रोल कर सकें। अगर हम माइक्रोस्ट्रक्चर को कंट्रोल कर सकते हैं तो हम फिर उस मटेरियल की प्रॉपर्टीज को कंट्रोल कर लेंगे। तो वो फैक्टर्स जो माइक्रोस्ट्रक्चर को कंट्रोल करते हैं वो यहाँ पर ये दिखाए गए हैं। इनमें पहला है अनीलिंग टेम्परेचर। अनीलिंग टेम्परेचर से माइक्रोस्ट्रक्चर कंट्रोल हो जाता है। आप लोगों के पास जो सैंपल है आप उसको फर्नेस में रखो, आप उसको हीट अप करो,
उसको कुछ टेम्परेचर दो, लेकिन वो टेम्परेचर जितना आप दे रहे हो उसको, इस टेम्परेचर की मदद से टेम्परेचर जो है वो कितना आप देते हैं उसको, ये इससे माइक्रोस्ट्रक्चर कंट्रोल होगा। तो आप ये एक्सपीरियंस से, एक्सपेरिमेंट से, लिटरेचर से ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाती हैं कि किस तरह के सैंपल को का नीलिंग टेम्परेचर कितना हो तो फलान प्रॉपर्टी उसकी प्रॉपर्टी इन्हांस होती है। तो फिर हम उस हिसाब से लिटरेचर से पढ़ के उस हिसाब से मटेरियल को टेम्परेचर, नीलिंग टेम्परेचर देते हैं खास, ताकि जो प्रॉपर्टी हम बेहतर करना चाहते हैं उसी हिसाब से उसको टेम्परेचर देकर, नीलिंग टेम्परेचर देकर फर्नेस में वो माइक्रोस्ट्रक्चर कंट्रोल किया जाता है, जिससे वो प्रॉपर्टी हमें मिल जाती है। फिर सेकंड है नीलिंग टाइम। टाइम भी बहुत काउंट करता है कि आप लोग जो नीलिंग टाइम टेम्परेचर दे रहे हैं, एक खास टेम्परेचर पर उसको रख रहे हैं, लेकिन कितने टाइम के लिए, टेम्परेचर कितना और टाइम कितना। तो टाइम, कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जी, अगर टाइम इंक्रीज करते हैं तो कुछ प्रॉपर्टीज जो हैं उन वो बेहतर होती जाती हैं, लेकिन इसके साथ साथ अगर टाइम बढ़ाते हैं तो कोई खास और किस्म की प्रॉपर्टीज जो हैं उनमें कमी आती जाती है। तो अगर हमने ये देखना है कि हमने कौन सी प्रॉपर्टी को इन्हांस करना है, तो हमें फिर अनीलिंग टेम्परेचर का भी ख्याल रखना होगा और साथ साथ टाइम का भी रखना होगा। मसलन अलाइज हैं, अगर आप लोग आयरन बेस्ड अलाय जो है वो प्रिपेयर करते हो, तो आमतौर पर अगर उसमें अच्छी प्रॉपर्टीज आप लोग लेना चाहते हो, उसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज बेहतर करना चाहते हो, तो अलाइज का जो अनीलिंग टाइम है वो 1 वीक तक होता है कि आप 1 वीक फर्नेस में उसको रखें, और रखें भी तकरीबन मिड हाफ ऑफ द टेम्परेचर फ्रॉम द बॉइलिंग पॉइंट। तो अगर आप उसको फर्ज करें, जो आप आयरन बेस्ड अलाय प्रिपेयर करते हैं, अब उसका टेम्परेचर अब राउंड अबाउट 1200 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो आप उसको 600 के करीब टेम्परेचर दें और 1 वीक तक रखें, तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज बहुत अच्छी हो जाती है। तो ये नीलिंग टेम्परेचर और नीलिंग टाइम दोनों काउंट करते हैं माइक्रोस्ट्रक्चर के को कंट्रोल करने के लिए। हीटिंग स्पीड क्या है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपने जब टेम्परेचर देना है, आपने बढ़ाना है नीलिंग टेम्परेचर, तो आप लोगों ने स्पीड क्या रखनी है, उसको स्लोली इंक्रीज करना है या जो रेट है उसका, हीटिंग रेट, उसको ज़्यादा करना है। इससे भी बहुत फर्क पड़ता है। तो ये हीटिंग स्पीड भी काउंट होती है फॉर माइक्रोस्ट्रक्चर कंट्रोल। नेक्स्ट है कूलिंग स्पीड। जब आपने नील कर लिया एक खास टाइम के लिए, अब आप उसको कूल कर रहे हो सैंपल को फर्नेस से निकालने के लिए, तो कूलिंग स्पीड क्या होनी चाहिए। आप अब्रप्ट कूलिंग, क्विंचिंग करना चाहते हैं, या फर्नेस कूल करना चाहते हैं, या किस किस रेट से आप उसे कूल करना चाहते हैं। तो इस कूलिंग से भी माइक्रोस्ट्रक्चर कंट्रोल होता है। Annealing atmosphere, this is also very important parameter for controlling microstructure। कि आपने किस तरह का इन्वायरमेंट दिया है, आप लोगों ने फर्नेस, वैक्यूम फर्नेस यूज की है या ओपन एयर फर्नेस है, जिसमें आप लोग, या फिर वैक्यूम फर्नेस है तो उसके अंदर इन्वायरमेंट कौन सा दिया है, ऑर्गन गैस फिल की है उसके अंदर और कितने प्रेशर पर, और या फिर हीलियम गैस है, हाइड्रोजन गैस है। तो ये सारी चीजें जो हैं, ये एटमॉस्फेयर जो है नीलिंग का, ये भी काउंट होता है। और फिर shear स्ट्रेस और स्ट्रेन, दिस इज आल्सो एन इम्पोर्टेंट पैरामीटर फॉर माइक्रोस्ट्रक्चर कंट्रोल। कि आप लोगों ने जब मटेरियल प्रिपेयर करना है तो उसको स्ट्रेस और स्ट्रेन जो है उसको किस हद तक स्ट्रेस देना है, ताकि माइक्रोस्ट्रक्चर को कंट्रोल, देखो ग्रेन साइज को आप इंप्रूव या डिस्टॉर्शन प्रोड्यूस करना चाहते हो लैटिस में, या माइक्रोस्ट्रक्चर को कंट्रोल करना चाहते तो स्ट्रेस से भी हम उसको कंट्रोल कर सकते हो। शेयर स्ट्रेस और उसके नतीजे में शेयर स्ट्रेन, ये किस हद तक रखें ताकि माइक्रोस्ट्रक्चर जो है वो हमारे कंट्रोल में रहे। और ये माइक्रोस्ट्रक्चर कंट्रोल के हवाले से अगर देखा जाए तो ये 4 इमेज दिखाए गए हैं, और ये इनके ग्रेन साइज की डिपेंडेंस नीलिंग टाइम पर है। ये A, B, C, D 4 सैंपल्स हैं। अगर इसमें A सैंपल को देखें तो इसमें नीलिंग टाइम 30 सेकंड है, फिर 1 मिनट, C में 5 मिनट्स और D में 3 आवर्स। तो आप लोग देखें, ये जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होता है, ग्रेन साइज ओवरऑल इंक्रीज हो रहा है और ग्रेन बाउंड्रीज भी ज़्यादा क्लियर हो रही हैं। So this is all about microstructure control and microstructure and its control. Student, if you have any questions, you may contact me with contact me on what's my WhatsApp number, or you may call me, or by email. You may ask any type of question. Thank you.